टॉपिक है बिहार में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। हम बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के कुछ बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इनका कोई भी टॉपिक यदि हो तो उनको इतिहास से वर्तमान को जोड़ते हुए भविष्य पर इसका क्या असर दिखेगा, उनको एक लिंक करेंगे। उसका आधार रहेगा जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तत्कालिक दृष्टिकोण से। जैसे कि इतिहास जो है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। जैसे कि हम एक दो एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। जैसे कि है 5वीं सदी की बात करते हैं, जब विश्व में कहीं भी विश्वविद्यालय स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी जाती थी, तो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम जो मतलब एंट्रेंस का जो है एक प्रावधान था, जिसके थ्रू हम वहाँ पे एडमिशन लेते थे। 5वीं सदी का नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी कुमारगुप्त वंश के साथ साथ कुमारगुप्त के कर्तव्यों से हुई थी। उसके अलावा एक और महाविश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में अवस्थित है। वहाँ भी मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। वहाँ पर मुख्यतः बौद्ध धर्म और तांत्रिक शिक्षा व्यवस्था का प्रसार हुआ था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, गणित और बाकी साहित्य, गणित और विज्ञान की मतलब कक्षाएं होती हैं। बिहार में अनेकों शिक्षाविद रहे, जैसे कि आर्यभट्ट जी, खगोल शास्त्री, जो कि पहला इनकी के नाम पर पहला आर्यभट्ट मिशन भी हुआ था। उसके अलावा वर्तमान दृष्टिकोण से यदि देखते हैं तो हमारे वशिष्ठ नारायण, जो कि बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिनको मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की अव्यवस्था के कारण उनको नई पहचान नहीं मिली, इतना अच्छा पहचान नहीं था। वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि सुपर 30 के जो आनंद जी हैं, उनका विश्व पटल पर एक अलग ही परचम है। जहाँ तक जानकारी हो तो बहुत सारे मतलब देश जैसे जर्मनी, अमेरिका और चीन, जापान, बाकी देश से उनको शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत किया जा चुका है। अब हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सकारात्मक पहलू पर आते हैं। शिक्षा व्यवस्था के सकारात्मक पहलू पर हम बात करेंगे 4 बिंदुओं पर, जैसे कि मिशन दक्ष और सामुदायिक मिशन। मिशन दक्ष हम बता रहे हैं कि एक ऐसा मॉडल था जो मतलब कि कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 3 to 8 क्लास के लिए एक विशेष मतलब कि कक्षा जो होती है विद्यालय की जो समय सारणी है, तो उसके अलावे उसके लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था की गई थी 3 to 5 के टाइम। उसके बाद प्रतिदिन उसको व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण किया जाता था कि कमजोर रूप से जो भी बच्चे हैं उसको मुख्य धारा में लाया जाए। तीसरी बात है कि छात्रों के पढ़ाई के बीच में छोड़ने की जो है सिलसिला को समाप्त करने के लिए वो व्यवस्था लाई गई मिशन पर। और इसका जो मुख्य विषय था कि हिंदी, गणित और अंग्रेजी बच्चों को बढ़ावा देना, ताकि बिहार के अधिकांशतः छात्र को मतलब जैसे कि गणित और अंग्रेजी में उतना रुचि नहीं होती थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महामाया सरकार, तो बिहार में था कि महामाया सरकार जो है अंग्रेजी को मुख्य पाठ्यक्रम से ही अलग कर दिया। उस समय से बिहार में मतलब अंग्रेजी का जो एक बीच में गया तो खाई जो हुआ, अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए, उसको अभी तक नहीं कर पाए। यही कारण कि बिहार के बच्चे अदर प्लेटफॉर्म पर और अदर जगह पर उतना अच्छा नहीं कर पाते। मिशन दक्ष की बात हम कर लिए। उसके बाद आते हैं एक सामुदायिक मिशन। सामुदायिक मिशन बहुत ही अच्छा सकारात्मक पहलू था कि
इसमें जो है माता पिता को जागरूक किया गया कि आप अपने मतलब टीचर की क्लास के बाद आप अपने घर पर बच्चों को गाइडेंस दीजिए, वहाँ से वो क्या सीख के आए हैं और क्या नहीं, उसको जज करने का एक मिशन था ये सामुदायिक मिशन। उसके बाद और भी राज्य सरकार की एक और बालिका योजना को लेते हैं, बालिका पोशाक योजना करें या बालिका साइकिल योजना। इससे जो है बालिका के प्रेजेंटेशन में बहुत ही बड़ा बदलाव। पहले बालिका बहुत दूरी के कारण या जैसे सामाजिक कुरीतियों के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, तो वो भी अब मुख्य धारा में आई। और पिछले 10 साल की तुलना में ये 10 साल बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन हुई। और एक और पहलू सकारात्मक पहलू बात करते थे एमडीएम न केवल शारीरिक और मानसिक तौर पर सुदृढ़ किया, बल्कि इससे क्या हुआ कि प्रेजेंटेशन इससे भी और इसका सकारात्मक उपलब्धि सामने आई, जैसे कि प्रेजेंटेशन बढ़ाने के बाद शारीरिक और मानसिक ये के लिए मतलब कि उसको कुछ पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, वो व्यवस्था हमारे केंद्र और राज्य सरकार ने करवाई। सकारात्मक पहलू के बाद नकारात्मक मिशन दक्ष का एक फुल फॉर्म हम बता देना चाहते हैं कि मिशन दक्ष जो है 1 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार के द्वारा लाई गई थी। मिशन दक्ष का फुल फॉर्म है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, यानी ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो पहला नंबर है आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत अवसंरचना में हम ईटीसी को भी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं या अन्य कहीं भी आप नकारात्मक आधारभूत अवसंरचना में आज कमी के कारण, जैसे कि भवन निर्माण की कमी है, उस टाइप का अभी आधुनिक जो दौर में जितना फैसिलिटी होना चाहिए उसकी हमको कमी दिखाई पड़ती है। जैसे कि अलग से प्रयोगशाला की कमी है, अलग से लाइब्रेरी की कमी है और टेबल कुर्सी जैसी अन्य आधारभूत संरचना की कमी है। उसके बाद बहुत जगह पर शौचालय की अभी भी कमी है और कक्षाओं की कमी है, शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात की कमी है। अब हम आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य की या कमी पर। रूढ़िवादी परंपरा में अभी भी महिलाओं को लड़कियों को कहता है कि इतना एज के बाद अब नहीं चाहिए, बहुत से कम उम्र में शादी भी कर देते हैं। तो इस सब को हमारे समाज से मिटाना पड़ेगा। यही है कि इसका एक और कारण हो गया कि लैंगिक असमानता इसे बनती है। जैसे पहले जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था, अब धीरे धीरे वो बदल रहा है। पहले बहुत से अंतर। आर्थिक पहलू की बात करें तो अन्य राज्यों की तरह शिक्षा पर बिहार का बजट बहुत कम रहता है। अन्य राज्य में शिक्षा को विशेष स्थान दिया जाता है, जबकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतना सही ढंग से नहीं चल पाती है। राजनीतिक कारण हम लेते हैं तो राजनीतिक कारण जैसा कि हम जिक्र किए थे, महामाया सरकार अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस की, वैसे ही लालू जी के समय कुछ शिक्षा व्यवस्था की खामियां थी, वो हम जिक्र नहीं करेंगे उतना। आर्थिक जो कमी थी वो तो हम बजट के माध्यम से समझ चुके हैं। तुलनात्मक पक्ष हम अब रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हम यदि तुलना करें बिहार की, तो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग आती है शिक्षा के संदर्भ में। एक रैंकिंग का नाम है PISA PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। भारत एवं इसमें जो है भारत एवं बिहार दोनों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। भारत एवं बिहार का प्रदर्शन काफ़ी पिछड़ा रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से भी बिहार का प्रदर्शन बहुत नीचा रहता है। जैसे कि रेशियो की बात कर लें तो टीचर और स्टूडेंट का अनुपात जो है राष्ट्रीय स्तर पर 30:1 का है, लेकिन हमारे बिहार में अभी भी 35:1 का है। तो ये डिफरेंस है जो कि अभी वर्तमान सरकार उसको भरपाई करने का एक पुरजोर मेहनत कर रही है। तो वैकेंसी पर वैकेंसी हम लोग को मिल रही है, तो लेकिन वैकेंसी इसमें थोड़ा हम व्यक्तिगत तौर पर अपना पक्ष रखेंगे कि
हम नीतीश कुमार का थोड़ा मिमिक्री करना चाहेंगे। अभी जैसे कि वैकेंसी निकाल रहे हैं तो नीतीश कुमार जी वो अपने शब्दों में कहेंगे कि आप तो जानबूझ करते हैं जी कि अभी इससे पहले टीचर था, हम आए तभी ना हुआ जी, ये सब बात है। वैसे अपने तौर पर वो सही कार्य कर रहे हैं, बल्कि यहाँ व्यवस्था में ऐसा नहीं है जिससे नीतीश कुमार यदि मुखिया ही चाहेंगे तो सुधार आएगी। उनका जो एक स्ट्रक्चर है जहाँ जहाँ मतलब कुछ लेवल के पदाधिकारी को भी इसमें योगदान देना पड़ेगा, तभी हम लोग इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से कर सकेंगे। अब सुझाव और अंतिम बिंदु मेरा सुझाव और कमी है, सुझाव देना चाहेंगे कि इस विषय पर कैसे हम बिहार को थोड़ा प्रगतिशील धारा में ला सकते हैं। शिक्षक एवं बिहार की रेशियो में सुधार करना पड़ेगा, जैसे कि अभी जो गैप है मतलब राष्ट्रीय स्तर का एक लेवल बनाना पड़ेगा। जैसे यूएसए में हम यदि बात करें यूएसए की शिक्षा रेशियो की, मतलब टीचर और छात्र की रेशियो 15:1 यानी कि 15 स्टूडेंट और 1 शिक्षक, वही भारत में 30:1, बिहार में 35:1। और दूसरा सुझाव है कि शिक्षकों में प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी खामियां हैं, सुविधाओं के लिए ट्रेनिंग को मतलब ट्रेनिंग स्तर पर बहुत सारे कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जिससे वो ट्रेनिंग कर सके ताकि बच्चों को अच्छा कुछ दे सके। और आधारभूत अवसंरचना जैसे बता ही चुके हैं कि हम मतलब टेबल कुर्सी ये सब रहना चाहिए। अभी वर्तमान सरकार इस प्रकार भी कर रही है। निष्कर्षतः यदि हम कहें तो वैकेंसी जो आई है इसका हमको 2 मूल बिंदु बताना चाहेंगे कि वैकेंसी की आड़ में जो है ना क्वांटिटी ऑफ टीचर हम तो ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं ले रहे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब सरकार पुनः परीक्षा लेती है उसमें कई लोग गायब हो जाते हैं। एक महिला का हम सुने थे कि उसमें वो कह रही है तीर जो है पकड़ में नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है जो जितना भी यदि उस पहले के आधार पर जितना चयन हो चुका है फिर भी बाद में चयन की प्रक्रिया को बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि यदि आप जिस आधार पर ले रहे हैं शुरू में जो नियम था वही नियम बरकरार रहना चाहिए, बाद में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। अतः ये शब्दों के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए आरंभ किया है अपनी स्पीच को, और उसको मिशन दक्ष के द्वारा हो या फिर मिड डे मील के द्वारा हो उसकी सकारात्मकता की ओर ध्यान दिलाया, साथ ही साथ उसकी जो कुछ कमियां हैं उसकी ओर भी अपनी बातों को रखा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।